देखिए, आप लोगों के सामने एक प्रश्न है, संधि और समास में अंतर। ठीक है, तो संधि और समास में आप लोगों के सामने एक अंतर है। हो सकता है कई प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाए, कल के पेपर में पूछा जाए, हिंदी के पेपर में, कि संधि और समास में क्या अंतर है। तो संधि और समास में हम 4 अंतर लिख दिए हैं, बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। आइए एक बार हम इसको बता देते हैं कि हमने क्या क्या लिखा है। देखिए, संधि और समास 2 भाग में बांट दिए हैं। तो संधि में लिखा है कि संधि में 2 वर्णों का योग होता है या मेल होता है। ठीक है, संधि में 2 वर्णों का मेल होता है या योग होता है, जबकि समास में 2 पदों का योग होता है या मेल होता है। ठीक है, पहला हो जाएगा आपको याद कि संधि में 2 वर्णों का योग होता है या मेल होता है, जबकि समास में 2 पदों का योग होता है या मेल होता है। दूसरा है, संधि केवल तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होती है या होती है। संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है, जबकि समास तत्सम के अलावा हिंदी शब्दों में भी प्रयुक्त होता है या होता है। तीसरा है, संधि में वर्णों को तोड़ने की क्रिया को विच्छेद कहते हैं, जबकि समास में पदों को तोड़ने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। ठीक है, तो संधि में वर्णों को तोड़ने की क्रिया को विच्छेद कहते हैं और समास में पदों को तोड़ने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें वर्ण को तोड़ा जाता है, जबकि समास में पदों को तोड़ा जाता है। इसमें विकार उत्पन्न होता है, किसमें? संधि में। तो संधि में विकार उत्पन्न होता है, जबकि समास में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, संधि में 2 वर्णों का मेल होता है या योग होता है, जबकि समास में 2 पदों का योग होता है या मेल होता है। संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है, जबकि समास तत्सम के अलावा हिंदी शब्दों में भी होती है। संधि में वर्णों को तोड़ने की क्रिया को विच्छेद कहते हैं, जबकि समास में पदों को तोड़ने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। संधि में विकार उत्पन्न होता है, जबकि विच्छेद में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो ये था आपका संधि और समास में अंतर। ठीक है, इसके बाद देखिए, एक और प्रश्न है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद बताना है। भेद बताएं। ठीक है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद बताएं। तो आप याद कीजिए कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। बताइए, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। ठीक है, अब कौन कौन होता है देख लीजिए। एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव, एक होता है देशज, और एक होता है विदेशज। ठीक है, तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद। ठीक है, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद? 4 भेद, जिसमें 1 नंबर तत्सम, 2 नंबर तद्भव, 3 नंबर देशज और 4 नंबर विदेशज। तत्सम का थोड़ा सा आप एग्जाम्पल दे दीजिए। शिक्षक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शिक्षक, या इसके अलावा चंद्रमा दे दीजिए, चंद्रमा। तो ये हो गया तत्सम शब्द। तद्भव दे दीजिए, तो तद्भव का आग दे दीजिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग अग्नि भी कहते हैं। ओके, तो हो गया ये तद्भव। देशज का, तो देशज का लोटा कह दीजिए ना, लोटा कह दीजिए। और इसके बाद आप पेट कह दीजिए, पेट। इसके बाद आप कह सकते हैं डाब। इसके बाद आप कह सकते हैं पैना। ठीक है, और विदेशज के लिए आप डॉक्टर कह सकते हैं, इसके बाद बाजार कह सकते हैं, बाजार। और इसके बाद टेबल कह सकते हैं, टेबल। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद। तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और तत्सम का शिक्षक और चंद्रमा एग्जाम्पल, तद्भव का आग,
देशज का लोटा, पेट, डाब, पैना, और विदेशज का डॉक्टर, बाजार, टेबल, इंजीनियर, कुछ भी आप दे सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए। देख लिए लोग। चलिए आगे एक प्रश्न है, देखिए आगे क्या है प्रश्न। आगे एक प्रश्न है कि पर्यायवाची शब्द लिखना है आपको। कोमल, इसके बाद है आकाश, आकाश, और इसके बाद है समुद्र, समुद्र, इसके बाद है फूल, इसके बाद है सूरज, और ये सबका पर्यायवाची शब्द लिखना है। कौन सा शब्द? पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द लिखना है। ठीक है, तो लिख दीजिएगा पर्यायवाची शब्द। देखिए इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो रहा है, देख लीजिए आप लोग। कमल, तो कमल का जलज हो जाएगा, जलज, या इसको पंकज भी कहते हैं। ठीक है, आकाश का गगन हो जाएगा, गगन हो जाएगा, नभ हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। समुद्र, तो समुद्र के जल निधि, जल निधि, इसके बाद उद्धिधि हो जाएगा। इसके बाद फूल, तो फूल का कुसुम हो जाएगा या सुमन हो जाएगा, सुमन। इसके बाद पुष्प हो जाएगा, और सूरज, तो सूरज का सूर्य हो जाएगा, दिनकर हो जाएगा, दिनकर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? दिवाकर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कमल का, आकाश का, समुद्र का, फूल का और सूरज का कौन सी पर्यायवाची शब्द। ठीक है, देख लीजिए एक बार। हो गया? ठीक है, चलिए तो ये हो गया पर्यायवाची। अब आ जाइए आप, अब आपसे पूछा गया है, ठीक है, लिंग निर्णय करने के लिए, लिंग निर्णय, लिंग निर्णय करें। तो लिंग निर्णय करने के लिए पूछा गया है, इसमें देखिए क्या क्या है। हाथी है, हाथी है, दूसरा दीपक है, दीपक है, तीसरा पुस्तक है, पुस्तक है, चौथा आँख है, और फिर पांचवा चील है। ठीक है, देख रहा आपको? ठीक है, आप देखिए एक बार लिंग निर्णय सोचिए। सोच लिए, लिंग निर्णय करना है और वाक्य भी बनाना है, इसे वाक्य भी बनाना है आपको। हाथी है, दीपक है, पुस्तक है, आँख है, चील है। बताइए इसका लिंग निर्णय करिए जल्दी से। ठीक ना? देखिए हाथी, तो हाथी पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, और अगर वाक्य बनाना हो तो यह हाथी बहुत बड़ा है, यह हाथी, यह हाथी बहुत क्या है? बड़ा है। ठीक है, तो हाथी कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, और हो गया यह हाथी बहुत बड़ा है। दीपक, दीपक भी आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, और दीपक जल रहा है। आप बना सकते हैं दीपक जल रहा है। ठीक है, दीपक क्या हो रहा है? जल रहा है। पुस्तक, पुस्तक आपका स्त्रीलिंग है, या किताब रहेगा वो भी स्त्रीलिंग है, तो बना दीजिए मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी। आँख, आँख भी स्त्रीलिंग है, आँख भी क्या है? स्त्रीलिंग है। आंखें प्यारी है, बना दीजिए आंखें क्या है? आंखें प्यारी है। ओके, इसके बाद चील, तो चील भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, चील क्या है? स्त्रीलिंग है, बना दीजिए चील उड़ती है। चील क्या करती है? उड़ती है। तो देख लीजिए एक बार सबका सब, हाथी पुल्लिंग, दीपक पुल्लिंग, पुस्तक स्त्रीलिंग, आँख स्त्रीलिंग, चील स्त्रीलिंग। हाथी बहुत बड़ा है, दीपक जल रहा है, मैंने पुस्तक पढ़ी, आँख प्यारी है, चील उड़ती है। ठीक है, देख लीजिए।
अब देखिए आपके पास क्या है, फिर आपके पास आ गया नयन, फिर आपके पास आ गया चंद्रमा, चंद्रमा, फिर आपके पास आ गया दर्पण, दर्पण, फिर आ गया शरारत, शरारत, और फिर आ गया पीता। और ये सबका पर्यायवाची शब्द लिखना है। देख लीजिए फिर से आ गया पर्यायवाची शब्द, तो फिर से आ गया पर्यायवाची शब्द। तो नयन का आप लिख सकते हैं आँख, आँख, इसके बाद आप लिख सकते हैं आँख के बाद नेत्र, नेत्र लिख सकते हैं। इसके बाद आप लोचन लिख सकते हैं। चंद्रमा का बताइए, चंद्रमा का आप क्या लिख सकते हैं, चंद्रमा का आप क्या लिख सकते हैं, चंद्रमा का शशि लिख सकते हैं, राकेश लिख सकते हैं, ठीक है। दर्पण का आप क्या क्या लिख सकते हैं, तो दर्पण की आप शीशा लिख सकते हैं, शीशा के बाद ऐनक लिख सकते हैं, ऐनक, ठीक है। शरारत, तो शरारत का आप क्या क्या लिख सकते हैं, चंचल, चंचल, और इसके बाद आप नटखट भी लिख सकते हैं, ओके। और पीता, पीता का आप क्या क्या लिख सकते हैं, तो पीता का आप जनक लिख सकते हैं। इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, जनक के अलावा आप लिख सकते हैं क्या, पिता, तो एक तात भी होता है इसका, तात, तात, ठीक है। तो ये सब हो गया दो दो गो तीन तीन गो पर्यायवाची शब्द, नयन का, चंद्रमा का, दर्पण का, शरारत का, पिता का। देखिए इतना कराने का मतलब है कि कल अगर एक भी पर्यायवाची छूटता है तो समझिए कि ठीक नहीं होगा, ठीक ना। एकदम हर पर्यायवाची पर्यायवाची पूछा जाएगा, ठीक है, लिंग निर्णय भी पूछा जाएगा, सबका आंसर सही से देना है आप लोगों को, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, चलिए हो गया। इसके बाद देखिए आपसे क्या पूछा गया है, मुहावरा पूछा गया है, मुहावरा, मुहावरा। और पहला है खाली हाथ, खाली हाथ जाना, खाली हाथ जाना। दूसरा है कहीं का न रहना, ठीक है। तीसरा है बुरे फंसना, बुरे फंसना, ठीक है। और चौथा है जैसे को तैसा, ठीक है। तो इस सब का मुहावरे का अर्थ बता दीजिए आप, ठीक है। खाली आपसे पूछा गया है मुहावरे का अर्थ। तो खाली हाथ है आना, मतलब बिना कुछ लिए जाना, या खाली हाथ जाना इसका मतलब होता है बिना कुछ लिए जाना, बिना कुछ लिए जाना। दूसरा है कहीं का न रहना, मतलब बर्बाद, बर्बाद होना, बर्बाद होना। बुरे फंसना मतलब मुसीबत में पड़ना, मुसीबत में पड़ना, ठीक है। और जैसे को तैसा, जैसा करना वैसा पाना, जैसा करना वैसा पाना, ठीक है, जैसा करना वैसा पाना। तो खाली हाथ जाना, बिना कुछ लिए जाना, कहीं का ना रहना, बर्बाद होना, बुरे फंसना, मुसीबत में पड़ना, जैसे को तैसा, जैसा करना वैसा पाना, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए इसको, हो गया, हो गया ना। तो चलिए ये था यहाँ तक। अब आइए आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन है इसके बाद कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। आप पढ़े होंगे क्लास में कि बुढ़ापे में बिल्कुल, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है, तो जवानी, बुढ़ापा, ये सब कौन सी संज्ञा है। तो बुढ़ापा आपका हम बता दिए हैं, इसके पहले वाले वीडियो में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा जाके पहला वीडियो। बुढ़ापा, तो बुढ़ापा हम बताए हैं, बुढ़ापा, बुढ़ापा जो होता है ना भाववाचक संज्ञा होता है,
भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो बुढ़ापा होगा भाववाचक संज्ञा। इसके बाद पूछा गया आपसे कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो बताना है विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है। विशेषण के भेद, तो विशेषण के भेद कितना होता है, विशेषण के 4 भेद होता है, आप देख लीजिएगा। विशेषण के 4 भेद। इसके बाद है आपने क्या खाया, आपने क्या खाया, क्या आ गया, तो आपने क्या खाया, तो जब क्या आ गया, आपने क्या खाया तो क्या आ गया, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्या आ गया तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक है। भविष्यतः काल के कितने प्रकार होते हैं, तो भविष्यतः काल के 3 प्रकार होते हैं। भविष्यतः काल, भविष्यतः काल के प्रकार पूछ रहा है ना, तो भविष्यतः काल के 3 गो प्रकार याद रखिएगा। इसके बाद आपसे पूछा है दध्योधन का संधि विच्छेद, दध्योधन का संधि विच्छेद, तो दध्योधन का संधि विच्छेद दधि जोड़ ओदन, ठीक है। तो दधि जोड़ ओदन, दध्योदन का संधि विच्छेद दधि जोड़ ओदन। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है। राम ने भिखारी को पैसे दिए, तो जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कुछ देता है तो वो जाता है संप्रदान कारक, ठीक है। कौन सा कारण, संप्रदान कारक। राम ने भिखारी को पैसे दिए, तो राम ने भिखारी को पैसे दिए, इसमें जो को है वो कौन सा कारक है, तो वो है संप्रदान कारक, ओके। इसके बाद है लौह पुरुष में कौन सा समास होता है, लौह पुरुष। देखिए लौह पुरुष में समास पूछा गया है, लौह पुरुष, तो लौह पुरुष में जो समास होता है ना, कर्मधारय होता है। कौन सा समास, कर्मधारय। तो लौह पुरुष में कौन सा समास होता है, कर्मधारय। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, निर्जन, तो निर्जन में आपको उपसर्ग पता होना चाहिए। निर्जन, नीर र में हलन, तो निर्जन में कौन सा उपसर्ग, तो नीर उपसर्ग है। अब पूछा है कि शोणित, थोड़ा सा देख लीजिए, पूछा है शोणित, फिर लिखा है शोणित, फिर लिखा है शोणित, और फिर लिखा है शोणित, और पूछा इसमें से सब में शुद्ध कौन है, तो सब में से जो शुद्ध शब्द लिखा गया है वो शोणित, ऐसे लिखेगा शोणित, ठीक है। तो ये पूछा था कि इसमें शुद्ध कौन है, तो शोणित 3 नंबर वाला शुद्ध है। इसके बाद पूछा है कि यदि एक के बाद कोई भी स्वर आए तो एक किस में बदलेगा, एक के बाद कोई भी का आए, स्वर आए तो एक किस में बदलेगा, तो ए बदलेगा अय में, ठीक है। एक किस में बदलेगा, अय में, अय में हलन, ठीक है। इसके बाद पूछा है कि हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो हाथ साफ करने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, चोरी करना। हाथ है साफ करना, मतलब क्या करना, चोरी करना। तो हाथ साफ करने मुहावरे का अर्थ होता है चोरी करना। इसके बाद फिर से पूछा है कि ही तैसी, फिर पूछा है ही तैसी, फिर दिया है ही तैसी, और फिर दिया है ही तैसी, और बताना है शुद्ध कौन है, चारों में कौन शुद्ध है, तो चारों में शुद्ध ये वाला है, 3 नंबर ही तैसी जो है ना शुद्ध है। इसके बाद पूछा है कि अंतिम में प्रत्यय क्या है, अंतिम में प्रत्यय बताइए, अंतिम में प्रत्यय, तो अंतिम में जो प्रत्यय है ना वो ईम है, कौन चीज, ईम, और छोटा वाला ई है, ठीक। अंतिम में ई प्रत्यय है। अष्टाध्यायी आपसे पूछा गया है, अष्टाध्यायी कौन सा समास है, तो अष्टाध्यायी जो समास होता है ना,
8 गो अध्याय वाला, तो उसको द्विगु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विगु। तो अष्टाध्यायी कौन सा समास है? द्विगु। इसके बाद है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो आपको पता है जाति प्रथा। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा विनोद कुमार शुक्ल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो दही वाली मंगमा। डॉक्टर भीमराव नहीं, गलत बोल दिए, थोड़ा देखिए। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो बी.आर. नारायण ने दही वाली मंगमा कहानी का अनुवाद किया था। फिर पूछा है कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ? तो देखिए जितना भी कवि है या कवित्री है और उनका जन्म और कौन सा पाठ लिखे हैं, हम स्पेशल आपके लिए एक वीडियो बना के भेजे हुए हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। घनानंद की भाषा क्या है? घनानंद। तो जो घनानंद की भाषा है ना, वो ब्रज भाषा है। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? तो किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? तो याद रखिएगा खोखा के अनुसार। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो आपको याद है ना, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ढहते विश्वास किस भाषा में अनुदित है? तो ढहते विश्वास उड़िया भाषा में अनुदित है। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो रेनर मारिया रिल्के। क्वेश्चन है कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो रेनर मारिया रिल्के। इसके बाद है जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो वनलता सेन। इसके बाद आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय क्या था? हृदय की शिक्षा। अभिनयों ने 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना कर दी थी? तो 27 गद्य की रचना कर दी थी। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में अनुदित कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी ये राजस्थानी भाषा में अनुदित कहानी है। पपाती को कौन सा रोग था? आपको पता है मेनिंजाइटिस रोग था। बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो दुष्चक्र में सृष्टा। प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। यानी प्रदेश की विद्या पढ़िएगा तो बुद्धि क्या हो जाती है? विदेशी। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो सुजाता। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो पाशवी के, यानी पाशवी वृत्ति के। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 हुआ था। हम डाल दिए एक वीडियो बना के, वहां देख लीजिएगा। हरिरास किसकी रचना है? तो हरिरास गुरु नानक की रचना है, ठीक है। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो अच्युत। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था अच्युत। इसके बाद है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो बचाने की बात करता है नादिरों से या नदियों से, ठीक है। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो 1893 से 1914 तक। 15 में तो भारत आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या याद रखिएगा, 1893 से 1914 तक। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो मात्र उनकी उम्र थी 27 वर्ष, ठीक है। कवि ने माली और मालिन किसे कहा है? तो राधा और कृष्ण को माली और मालिन कहा गया है। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? तो मंगू को मिला के 4 संतानें थी। तो इसमें पूछा गया कि मंगू के अलावा, तो मंगू के अलावा 3 हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया अज्ञे का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञे का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। फिर है दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो दिनकर जी का एक कृति है उर्वशी, उर्वशी के लिए ही उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो हम विद्या वाला भी उसी में देख लीजिएगा। विद्या वाला भी एक तरफ लिखे हैं पाठ का नाम, एक तरफ लिखे हैं कवि का नाम, एक तरफ उनका जन्म, एक तरफ उनकी मृत्यु, और लास्ट में लिखे हैं विद्या कि किस पाठ में कौन सी विद्या है। तो नौबत खाने में इबादत वाला जो होगा ना, वो व्यक्ति चित्र होगा, ठीक है। अब देखिए पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है? तो याद रखिएगा 7वीं पीढ़ी, ठीक है। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च करने के लिए जिम्मेवारी उठाया था? 11 रुपये, आपको पता है ना, गलत, सॉरी 50 रुपये, ठीक है। तो सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो 50 रुपया। बेटों ने उनका फैसला किया था कि 1 महीना में हम 50 देंगे और आप 1 महीने में 50 दीजिएगा, ठीक है।
उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। ठीक है। बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था पता है आपको? 11 रुपए का। ठीक है। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो भारत माता कविता में भारत का जो चित्र प्रस्तुत किया गया है वो है यथा तथ्य। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह है अविच्छिन्न। कैसा? अविच्छिन्न। ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा देख लिया जाए। इसके बाद आप बता दीजिए, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह कौन कहा? तो ये कथन है कालिदास का। ठीक है। कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते, ये कथन कालिदास का है। लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्रीय पात्र है? तो ढहते विश्वास। लक्ष्मी किस कहानी की पात्र है? तो ढहते विश्वास। गुणवाचक विशेषण आपसे पूछा है कि 3 किलो 4 किलो अधिक और अच्छा। 3 किलो, थोड़ा ध्यान दीजिए, 3 किलो, इसके बाद है 4 किलो, 4 किलो, इसके बाद है अधिक, और फिर पूछा है अच्छा। इसमें गुणवाचक विशेषण कौन है? तो गुणवाचक विशेषण आपका अच्छा ही ना है जी, अच्छा ही तो है। इसके बाद स्वर संधि का उदाहरण बताइए। इसमें देखिए कह रहा है गिरीश, महेंद्र, एकैक और वागपति, और कहा है कि इसमें स्वर संधि का उदाहरण कौन है? तो वागपति आपका स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। वागपति। सदियों की ठंडी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति है। तो यह पंक्ति है दिनकर की। ठीक है। दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। सदियों की ठंडी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, ये कथन कहने वाले हैं दिनकर जी। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 1938 में। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके बाद है, फिर है कह रहा है कर्तव्य, फिर कह रहा है श्रृंगार, और फिर कह रहा है रोशनी, और फिर कह रहा है दुरात्मा, और पूछ रहा है इसमें से अशुद्ध कौन है? अशुद्ध। तो श्रृंगार अशुद्ध है, बाकी सबका है शुद्ध है। मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था? तो आपको याद है 18 वर्ष की अवस्था में। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है किसका? आविनियो का। ठीक है। जीत जीत मैं निरखत हूं, पाठ की विद्या क्या है? सॉरी। तो जीत जीत मैं निरखत हूं, पाठ की विद्या क्या है? तो साक्षात्कार है। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो हिरोशिमा है। हिरोशिमा में दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण किया गया है। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अधर्म। तो अधर्म में उपसर्ग का है अ है, तो अधर्म में अ उपसर्ग याद रखिएगा। लिखाई में कौन सा उपसर्ग है? लिखाई में उपसर्ग नहीं, प्रत्यय बताना है। तो लिखाई में कौन सा? तो आई। लिखाई में आई प्रत्यय हो जाएगा। और बताइए, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानप बाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति है घनानंद की। अति सुदो स्नेह को मार्ग हम लिख दे दिए हैं वीडियो में, आप वहां से याद कर सकते हैं। इसके बाद है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 में हुआ था। हिंदी के आदि कवि, तो हिंदी के आदि कवि कहते हैं चंद बरदाई को हिंदी के आदि कवि। सांवरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार है? सांवरदैया तो राजस्थानी भाषा। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डैश भूमिका है, यानी साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की निर्णायक भूमिका है। क्यों? कैसी भूमिका? निर्णायक। इसके बाद रंगपा था, तो रंगपा क्या था? जुआरी था। इसके बाद है आज की ताजा खबर, रोटी ताजी है, दाल अच्छा है, हवा बहता है। इसमें शुद्ध बताइए, इसमें शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा दाल अच्छा है।
लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो पिताजी खाते थे, याद रखिएगा। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? पैसा चुराने का। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? तो रेनर मारिया रिल्के। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, और इसमें दिया है, देखिए दिया है राजपुत्र, राजपुत्र, फिर कहा है पवन पुत्र, पवन पुत्र, फिर कहा है वनवास, वनवास, और फिर है चौराहा, और पूछा है तत्पुरुष के उदाहरण नहीं है। तो तत्पुरुष का उदाहरण इसमें कौन नहीं है? बताइए, इसमें कौन सा उदाहरण तत्पुरुष का नहीं है? ठीक है, तो तत्पुरुष का उदाहरण इसमें राजपुत्र नहीं है। ठीक है, राजपुत्र नहीं है। इसके बाद अव्ययी समास में डैश पर पद प्रधान होता है, तो अव्ययी समास में पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण अशिक्षा, अशिक्षा दीजिएगा। इसके बाद है अभिलाषा, फिर से देख लीजिए, अभिलाषा। इसके बाद फिर है अभिलाषा के बाद फिर है अभिलाषा, और फिर है अभिलाषा, अभिलाषा, और फिर है अभिलाषा। और आपसे पूछा गया है कि इनमें चारों में शुद्ध कौन है? शुद्ध, तो बताइए शुद्ध कौन अभिलाषा लिखा गया है? तो सबसे शुद्ध अभिलाषा पहिल का अभिलाषा है। ठीक है, बाकी सब क्या है? गलत है। इसके बाद है घनानंद कवि है, तो घनानंद कवि है तो रीति मुक्त कवि है। ठीक है, जन्म से कौन पागल थी? तो जन्म से कौन पागल थी? तो जन्म से मंगू पागल थी। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो लेखक को मछली खाने से मां ने मना कर दिया था। पंडित बिरजू महाराज 10 साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया, मतलब मृत्यु हो गई, तो 9.5 बरस, याद रखिएगा 9.5 बरस। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मुलर को, मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा है। दही वाली मंगमा पाठ के लेखक तो श्रीनिवास। स्वर संधि का उदाहरण, चलिए इसमें बताइए, बताइए। इसमें है वाग्देवी, वाग्देवी, फिर है आच्छादन, फिर है वधुत्सव, और फिर है पुनर्जन्म। तो आपका स्वर संधि का उदाहरण वधु जो उत्सव बराबर वधुत्सव, इसलिए आपका स्वर संधि का उदाहरण होगा वधुत्सव। क्या? वधुत्सव। अब बताइए ललित निबंध कौन है? तो ललित निबंध वहां से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, तो बिस्मिल्लाह खां। सर्वनाम के भेद इसमें दिया है संबंधवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो सर्वनाम के भेद क्या होगा? तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद 3 बेटे की मां कौन है? तो 3 बेटे की मां सीता है। निम्नलिखित में सर्वनाम है मोहन और माता पिता, बस, तो मोहन सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है जनतंत्र का जन्म। द्वंद्व समास है, तो बता दिए जहां हाइफन रहेगा ना, दिन रात, माता पिता, दाल रोटी, सब द्वंद्व समास होगा। द्रववाचक संज्ञा है, जैसे गुच्छा, तेल, शहर, कक्षा, तो तेल द्रव्यवाचक होगा। सरहपाद की कृति है, तो सरहपाद की कृति होता है दोहा कोश। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य, भूल सकते हैं क्या? कविता नहीं है। अब बताइए एक वृक्ष की हत्या, लौट कर आऊंगा फिर, नौबत खाने में इबादत और हमारी नींद, इसमें कविता कौन नहीं है? तो नौबत खाने में इबादत। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बिहार के बेगूसराय जिले में। ठीक है, बिहार के बेगूसराय जिले में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म होता है। निम्नलिखित में विशेषण का भेद नहीं है, तो विशेषण के भेद प्रविशेषण नहीं होता है। ठीक है, बल्कि गुणवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, लेकिन प्रविशेषण नहीं होता है। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो तार सप्तक का संपादन किया था डॉक्टर सजिदानंद हीरानंद वत्सायनन अज्ञे। खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो मदन ने खोखा के दांत तोड़ दिया था। जारशाही देश में थी, तो जारशाही कहाँ थी? तो सोवियत रूस में थी। ठीक है, तो आज के लिए
इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो के इंतजार कीजिए, कुछ देर के बाद आपका फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ना, और मेरे YouTube चैनल विजय क्लासेस बाय संतोष सर को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।